बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो एलोट्रॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद फिर ये चैप्टर 3 जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं एलोट्रॉपिक के बारे में। तो पुरानी बुक के अंदर जो सिंटेक्स बोर्ड की है उसके अंदर जो एलोट्रॉपिक का जिक्र किया गया उसमें सिर्फ दो ही एलोट्रॉप जो है वो बताएँ, एक कार्बन का और एक ग्रेफाइट का। तो इस नई बुक के अंदर जो है वो कार्बन और ग्रेफाइट का उन्होंने इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया, लेकिन एक नया एलोट्रॉप इंट्रोड्यूस किया, उसको बकीबॉल कहते हैं, फुलेरीन कहते हैं। तो कोशिश करूँगा कि जो पिछली बुक के अंदर जो टॉपिक थे उसको भी कवर करें, ताकि अगर इनके एग्ज़ाम में आपके पास आ जाए तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकें आसानी से। तो एलोट्रॉपी क्या कहलाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म। किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट होना एक या दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। अच्छा, एक टॉपिक और है आइसोमेरिज्म्स, और आइसोमेरिज्म में भी यही कहता है कि किसी भी कंपाउंड का एग्जिस्ट होना दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। अच्छा, आइसोमेरिज्म्स और जो एलोट्रॉपी है दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि आइसोमेरिज्म के अंदर हम कंपाउंड के बारे में जिक्र करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर मौजूद है तो वो आइसोमर्स कहलाएगा वो इसी तरीके से। लेकिन अगर एलोट्रॉपी की बात करें तो हम सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे। अगर कोई केमिकल एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, तो वो आपका एलोट्रॉप कहलाता है। तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन बेसिक भी यही है कि अगर किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट होना दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, और जिसमें इसकी केमिकल जो कंपोजिशन होती है, केमिकल फार्मूलेशन होती है वो सेम होती है, चूँकि अरेंजमेंट एटम्स की मुख्तलिफ होती है, तो अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी डिफरेंट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप की डेफिनेशन भी ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म विच में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैविंग द सेम केमिकल नेचर बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वही एक किसी केमिकल एलिमेंट का एग्जिस्ट होना दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, और इस तरीके से वो अरेंज होते हैं एटम्स अपने जो है क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के अंदर, कि उनकी केमिकल नेचर तो सेम होती है, लेकिन अरेंजमेंट की वजह से उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, डेंसिटीज़ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। यहाँ हम डिस्कस करते हैं एलोट्रॉप की। वैसे जो क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप्स के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कहलाता है और एक एमॉर्फस। तो पहले क्रिस्टलाइन का जिक्र करते हैं। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में सबसे पहला आ जाता है क्रिस्टलाइन कार्बन, और क्रिस्टलाइन कार्बन में तीन तरीके के क्रिस्टल सिस्टम जो आपके जो है वो देखे जा सकते हैं, एक डायमंड का, दूसरा ग्रेफाइट का और तीसरा बकीबॉल। ठीक है, और डायमंड की बात करें तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देखते हैं। इनमें सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो स्ट्रक्चर जो है डायमंड का वो टेट्राहेड्रल इन शेप होता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है या टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है, और देखें तो अमूमन तौर पर इसमें 4 कॉर्नर्स एलिमेंट होते हैं, यानी इसमें आपके टोटल 4 कार्बन एटम मिलकर डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सेंट्रल कार्बन एटम जो है आपके बाकी 4 कार्बन एटम के साथ जो है वो मिलकर जो है वो इस तरीके का टेट्राहेड्रल जो है वो आपके अरेंजमेंट जो है वो आपकी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसकी शेप देखूँ तो शेप अमूमन तौर पर एज अ क्रिस्टल सिस्टम, इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो शेप है वो क्यूबिक होती है। ठीक है, और क्यूबिक में भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसे कहा जाता है? जिसके अंदर उसका जो फेस है, फेस पोजीशन है, वो चारों कॉर्नर्स के अंदर इक्वली जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्यूबिक है शेप, और इस क्यूबिक शेप के अंदर अगर फेस सेंटर देखें तो हर कॉर्नर से उसकी जो पोजीशन होगी वो आपकी इक्वली होगी। ठीक है, तो ये चारों कॉर्नर से फेस सेंटर की जो पोजीशन है वो आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है। बॉन्ड टाइप देखें तो अमूमन तौर पर इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और जिसमें बॉन्ड एंगल अमूमन तौर पर 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर इसकी हार्डनेस देखें तो ये आपका फर्स्ट आपका नेचुरल हार्डनेस सब्सटेंस है। ठीक है, और अगर मो स्केल पर इसकी हार्डनेस जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन मो स्केल, ठीक है, तो मो स्केल पर इसकी जो हार्डनेस है वो अमूमन तौर पर 10 मो है। ठीक है,
फिर देखते हैं इसकी डेंसिटी। डेंसिटी इसकी 3.51 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर की इसकी डेंसिटी रहती है। इसलिए वजन में भी ये बनस्बत दूसरे अपने एरोड्रॉप के ग्रेफाइट है या बकी बॉल है उनसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, चूँकि ये आपका इसके कार्बन के चारों एटम जो हैं वो आपके फुली यूटिलाइज होते हैं, और इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है कि इसके कार्बन के चारों एटम, s का एक ऑर्बिटल और p के बाकी 3 ऑर्बिटल जो है वो आप रिमेनिंग हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये सैचुरेटेड होता है, और सैचुरेटेड होने की वजह से ये आपका एक तरीके से नॉन कंडक्टर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये आपका जो है वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी इसकी है। फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में अगर इन केस इसको चेक किया जाता है, दो तरीके के डायमंड्स होते हैं। एक कहलाता है आपका ओरिजिनल डायमंड कहलाता है, ठीक है, और एक कहलाता है आपके पास फेक डायमंड। ठीक है, ओरिजिनल डायमंड जो आपका वैसे डायमंड कहलाता है, और अगर उसकी आप एक्स-रेज से इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उसकी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होगा। ठीक है, और जबकि जो फेक डायमंड्स होते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ लोग जो है वो इस तरीके से चूना लगा देते हैं फेक डायमंड के उसमें, और फेक डायमंड को अमूमन तौर पर कहा जाता है कुर्टस। ठीक है, और ये सिलिका ऑक्साइड होता है, इसी को जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है इसी को कुर्टस कहते हैं, और ये फेक डायमंड कहलाता है। ठीक है, अगर इसके एक्सपीरियंस में देखें तो ये आपका ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंसी देखें अगर ओरिजिनल डायमंड की तो वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसी में जो कुर्टस की बात की जो फेक डायमंड होता है उसकी अगर ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो वो ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर होता है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमूमन तौर पर इसका जो है वो 2.4 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की देखें तो इसमें जितना ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा ये आपका शाइनी होगा। ठीक है, इसकी जो लस्टर प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, इस तरीके से डायमंड जो है बहुत ज़्यादा आपके शाइनी नेचर होते हैं क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कलर की बात करें तो कलर में जो डायमंड्स हैं वो अमूमन तौर पर या तो आपके कलरलेस होते हैं, ठीक है, या आपके कलर्ड होते हैं। ठीक है, कलरलेस के अंदर आपने देखा कि अमूमन तौर पर आपके जो ओरिजिनल डायमंड्स होते हैं, और इसमें आपका सबसे जो बेहतरीन और सबसे महंगा डायमंड है वो आपका कोहिनूर है। ठीक है, जिसको नूर का पहाड़ भी कहा जाता था। तो अब तो उसको जो है वो 3 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब तो उसकी अपीयरेंस इतनी रही, जबकि कलरलेस डायमंड के अंदर आपके कई सारे कलर्स में डायमंड आते हैं। एक डायमंड आता है आपका ब्लैक डायमंड, ठीक है, जिसको अमूमन तौर पर बोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करें, चूँकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये आपका नॉन सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में आपका हल नहीं हो सकता। ठीक है, यूजेस की बात करें तो इसको जो है वो ज्वेलरी में भी इस्तेमाल करते हैं, कटिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कई सारे यूजेस हैं। फिर सेकंड नंबर पर जो है हम आ जाते हैं ग्रेफाइट पर, और ग्रेफाइट की अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ग्रेफाइट में अमूमन तौर पर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका हेक्सागोनल होता है। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो देखें तो वहाँ पर आपके 3 कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम पर स्लाइड ओवर टच होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके बाकी कार्बन एटम के साथ जो मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं, और इस तरीके से कई सारे आपके ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल सिस्टम हैं वो आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका कार्बन ग्रेफाइट का एक हेक्सागोनल लेयर है, और इसकी शेप है क्योंकि इसमें टोटल अमूमन तौर पर 3 कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ स्लाइड ओवर टच होते हैं, जिसकी वजह से इसका अगर टेक्सचर देखें तो टेक्सचर इसका ग्रीसी नेचर होता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, और
ये टेट्राहेड्रल इन शेप है, टेट्राहेड्रल तो नहीं, हेक्सागोनल इन शेप है। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ये आपका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रिमेनिंग अनसैचुरेटेड है और इसके पास रिमेनिंग एक जो ऑर्बिटल है वो आपका रिमेनिंग अनहाइब्रिड होता है और हर एक के पास जो है वो आपके पास एक एक रिमेनिंग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपका मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके पास डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी कंडक्ट होती है बट पैरेलल टू द लेयर, ठीक है। अगर आप परपेंडिकुलरली इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसी तरीके से अगर इसके बॉन्ड टाइप देखें तो बॉन्ड टाइप भी इसका कोवेलेंट है, ठीक है। लेकिन इसकी विद इन लेयर जो इसकी बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए अमूमन तौर पर ये आपका, इसकी अगर मैं हार्डनेस चेक करूँ तो हार्डनेस जो है ये आपका सॉफ्ट होता है बनस्पत अपने दूसरे एलोट्रॉप से, ठीक है। और इसी तरीके से सॉफ्ट होता है तो इजीली जो है वो आपका मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि अगर मैं डायमंड की बात करूं तो इसका जो टेम्परेचर है, ये जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो अमूमन तौर पर 3500 से 3550 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो सॉफ्ट होता है, इजीली इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसलिए आसानी से इसको कई सारे जो है वो पर्पसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको समटाइम्स इसको एज अ कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेंसिल्स की जो निब होती है जिससे हम राइट करते हैं, एक ब्लैक इंप्रेशन देते हैं पेपर के ऊपर, वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो ग्रेफाइट जो सॉफ्ट स्लिपरी उसका टेक्सचर होता है, अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो टेक्सचर उसका जो है स्लिपरी नज़र आएगा, ठीक है। डेंसिटी जो है अमूमन तौर पर इसकी जो है वो डेंसिटी जो है वो इसकी देखते हैं तो डेंसिटी इसकी 2.26 आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसके वज़न में या आपसे डायमंड से जो है वो आपका लाइटिंग वेट होता है। और फिर डेंसिटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आपके गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए समटाइम्स इसको हम एज इलेक्ट्रोड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो आपका पैरेलल टू लेयर करता है, ठीक है। और पैरेलल टू लेयर करने की वजह ये है कि पैरेलल टू लेयर इसके पास डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मौजूद होते हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर टू द लेयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये आपका नॉन कंडक्टर बिहेव करेगा, ऐसा या बैड कंडक्टर आपका बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे? परपेंडिकुलर टू द लेयर। तो परपेंडिकुलर लेयर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी की, ठीक। तो ट्रांसपेरेंसी इसकी ओपेक होती है, ठीक है। और जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लैक इंप्रेशन है वो अपने पेपर पर छोड़ देती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 0 होता है, इसलिए ये आपका डल मेटालिक क्लस्टर है, यानी इसकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी नहीं होती, इसलिए इसका वजह ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 0 है। फिर कलर की बात करें तो कलर जो है अमूमन तौर पर इसका ग्रे होता है, ठीक है। और इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में भी आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। और इसी तरीके से मोस्ट सॉल्वेंट्स के अंदर भी ज़्यादातर ये आपका डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। अगर आप डिज़ोल्व करना भी चाहेंगे तो ज़्यादा ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होगा। यूजेस की बात करें तो अमूमन तौर पर इसको हम कई सारे यूजेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेंसिल्स की नेम में हम लोग इसको राइटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। दूसरा ये है कि अमूमन तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो कई सारे इसके यूजेस हैं ग्रेफाइट्स के। तो इसके बाद फिर एक तीसरा आपका जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक कार्बन का वो है बकीबॉल। और बकीबॉल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया, ये रिवील किया 1985
5 के अंदर, ठीक है, वो है रिचर्ड स्मॉले, ठीक है, या हैरोल्ड प्रोटो, और एक और साइंटिस्ट है, केमिस्ट भी है, जिन्होंने मिलकर इस स्ट्रक्चर को रिवील किया। और ये आपका सबसे पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल एलेट्रॉप, ठीक है। कार्बन में जो पहले वाले जो 2 एलेट्रॉप हम लोगों ने जिक्र किया वो आर्टिफिशियल नहीं, वो नेचुरल एलेट्रॉप्स है। ये आपका पहला है, वो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एलेट्रॉप, क्योंकि इसको लेबॉर्ट्री के अंदर खुद सिंथेसाइज किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका जो है वो आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है तो अमूमन तौर पर इसकी हार्डनेस जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और बनिस्बत है इसलिए अमूमन तौर पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी आपका लेस देन है ग्रेफाइट और डायमंड से, ठीक है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं इसके बॉन्ड टाइप की, तो बॉन्ड टाइप भी इसके अंदर जो है वो आपका कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन विद इन लेयर इसके दरमियान आपके वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। वीक वंडरवाल फोर्स होती है, इसलिए अमूमन तौर पर यह आपका सॉफ्ट नेचर होता है। फिर बात करते हैं इसके दरमियान जो है आपके डेंसिटी की, और इसकी डेंसिटी अमूमन तौर पर 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है, जो कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों से ही आपकी कम है, तो इसलिए बिल्कुल लाइट इन वेट होता है, ठीक है। वजन में बहुत ज़्यादा ही आपका हल्का है, ठीक है। फिर डेंसिटी की बात करते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमूमन तौर पर ये आपका बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। और इसलिए इसको एज आ समटाइम्स हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं एज अ सेमी कंडक्टर के तौर पर भी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज आ ये आपका सेमी कंडक्टर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में अमूमन तौर पर ये आपका ब्लैक जो है वो स्पॉट जो है वो आपका देता है किसी भी आपकी इमेज पर, ठीक है। इसी तरीके से अमूमन तौर पर इसमें सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में हल ये नहीं हो सकता, ठीक है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, टोलिन है, इसके अंदर इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप इसकी ऐसे है जैसे कि स्फेरिकल इन शेप, और या फिर इसको सॉकर बॉल से भी तशबीह दी गई है, जैसे सॉकर बॉल की एक शेप होती है वैसे इसकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो टोटल 60 कार्बन एटम मिलकर एक बॉकी बॉल जनरेट करते हैं, जिसमें 60 कार्बन एटम में आपके 2 और शेप जो है वो मौजूद हैं इसमें, एक पेंटागन और दूसरा आपका हेक्सागन। तो इसमें पेंटागन के जो स्ट्रक्चर बनते हैं टोटल 12 पेंटागन बनते हैं, और हेक्सागन टोटल 20 हेक्सागन के स्ट्रक्चर आपके मिलकर जो है ये आपके एक बॉकी बॉल जो है जनरेट करते हैं, जो कि टोटल 60 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो अमूमन तौर पर ये आपका सेंट्रल एटम जो है वो आपका पेंटागन होता है, जो 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है, और इसी के साथ जो है वो आपके हेक्सागोनल लेयर जो है वो इसमें मौजूद होती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके हेक्सागोनल लेयर जो है मिलकर आपके इस तरीके से इस तरीके से मिलकर आपका एक सॉकर बॉल जो है वो आपका बनाते हैं।
इसमें टोटल जो है वो 60 कार्बन है। इसमें सेंट्रल एटम आपका पेंटागन होते हैं, बाकी जो सराउंडिंग एटम हैं वो आपके हेक्सागन होते हैं, और ये मिलकर एक बल्की बॉल जो है वो आपके जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी शेप ये ऐसी ही है जैसे कि सॉकर बॉल की होती है, तो इसको विटासिक डोम से भी तशबीह दी गई है। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर इसका बल्की बॉल का भी एक क्रीज लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ बनिस्बत ग्रेफाइट और डायमंड से बहुत कम है, तो साइज़ इसका 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और बहुत नैनोमीटर इन साइज़ होता है, तो अमूमन तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज आ नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है, तो ये है आपका बल्की बॉल, और कार्बन के जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स थे उन्होंने जिक्र कर ली है। बाकी इसके जो दूसरे एलोट्रॉप हैं हमारे पास, उसको हम डिस्कस करते हैं इसके दूसरे क्लासिफिकेशन पे, और वो है आपका एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। ठीक है, ऑफ कार्बन, और कार्बन के जो एमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं क्रिस्टलाइन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एमॉर्फस में फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इनमें आपके कई सारे एलोट्रॉप बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोल है, ये भी आपका एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। फिर कोल के अलावा इसमें आपके पास चारकोल आ जाता है, वो भी आपकी कोल की ही एलोट्रॉप कहलाता है, कार्बन का एलोट्रॉप कहलाता है। चारकोल के बाद फिर आपके पास लैंड ब्लैक है। ठीक है, और ये भी आपका एक एलोट्रॉप कहलाता है कार्बन का। फिर आपके पास कोक है, ये भी आपका एक एलोट्रॉप कहलाता है कार्बन का। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कोल की बात करें तो कोल में आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे कई सारी क्लासिफिकेशन में मिलती है, जिनमें आपके पास ईट भी मिलती है। सबसे पहले जो आपकी लो ग्रेड कोल कहलाता है। ठीक है, सबसे लो क्वालिटी का कोल जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो आपके पास सबसे कम होते हैं, एटलीस्ट 50 to 55% जो है वो कार्बन कंटेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो लो ग्रेड कोल कहलाता है। इसको डोमेस्टिक पर्पज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं समटाइम्स से जलाने के लिए फ्यूल के तौर पर। फिर आपके पास लिग्नाइट आ जाता है, फिर आपके पास सब बिटुमिनस है। ठीक है, फिर आपके पास बिटुमिनस है, फिर लास्ट के अंदर जो है वो आपके पास आता है एंथ्रासाइट, जो कि अमूमन तौर पर हाई ग्रेड कोल कहलाता है। और हाई ग्रेड कोल इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो कार्बन की कंटेंट है, कार्बन परसेंटेज है वो 90 से 95% तक इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हाई एफिशिएंसी जो है वो आपकी फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के अंदर वहाँ पर एंथ्रासाइट को। और ये सबसे जो है ज़मीन की तह में आपको मिलता है, जितना ज़्यादा आप नीचे डीपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आपको जो कोल है वो आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले आपका एलोट्रॉप है एमॉर्फस के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर होता है। एमॉर्फस कहते ही इसीलिए हैं कि जो आपके पास पाउडर फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, और इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ना हो। ठीक है, नो एनी ज्योमेट्रिकल शेप, अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन के अंदर जो है वो क्लासीफाई नहीं करते, ये एमॉर्फस में आते हैं। ठीक है, तो एमॉर्फस का मतलब ये कि जो अमूमन तौर पर आपके पास पाउडर फॉर्म के अंदर। फिर कोल की बात कर चारकोल की बात करते हैं तो चारकोल आपके दो क्लासिफिकेशन में होते हैं अमूमन तौर पर। एक कहलाता है आपके पास वुड चारकोल, ठीक है, और एक कहलाता है आपके पास एनिमल चारकोल। ठीक है, और वुड चारकोल जो कि अमूमन तौर पर आपका वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। ठीक है, और इसको कभी आप खुद भी बना सकते हैं कि आप लकड़ी की छोटे छोटे पीसेस को कट डाउन करें, और कट डाउन करने के बाद उसको किसी एक बॉक्स में रखें। ठीक है, और बॉक्स में रखने के बाद उसको हल्का सा ऊपर से एक जो है वो होल कर दें थोड़े से कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए, और इसको आप गर्म करना शुरू कर दें। ठीक है, तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका ये वुड जो है वो आपका वुड चारकोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका अमूमन तौर पर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं बारबेक्यू करने के लिए। बारबेक्यू में जब वो कोयले लेकर आते हैं छोटे वो आपको वुड चारकोल कहलाता है। एनिमल चारकोल अमूमन तौर पर एनिमल बोन से मिलता है हमें। ठीक है, और इस एनिमल बोन से मिलने वाले एनिमल चारकोल को अमूमन तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज आ डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर। डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर कलर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है,
इस्तेमाल करते हैं इस एनिमल चारकोल को। और फिर इसके बाद एक और एक एलोट्रॉप है जिसको हम कहते हैं लैम्प ब्लैक। और लैम्प ब्लैक अमूमन तौर पर आप देखते होंगे कि जो आपके पास कैंडल्स फ्यूम होते हैं, जब कैंडल्स को जब आप बंद करते हैं, ठीक है, जैसे कैंडल है आपकी, और इस कैंडल को अगर आप इसको बंद करते जलाते तो इसमें से ब्लैक कलर के फ्यूम्स आपको नज़र आते हैं निकलते हुए। तो ये जो ब्लैक कलर के फ्यूम्स है वो आपको नज़र आते हैं, तो ब्लैक कलर के फ्यूम्स ही अमूमन तौर पर आपके लैम्प ब्लैक कहलाता है, ठीक है। और इसी को एलोट्रॉपी कहते हैं, कार्बन का, ठीक है। तो या फिर जो पुराने ज़माने के अंदर जो लालटेन वगैरह जो आपकी जलाई जाती थी, तो उसमें से जो ब्लैक कलर के फ्यूम्स वगैरह निकलते थे वो आपके लैम्प ब्लैक कहलाता है। फिर कोक की बात करें तो ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाता है, और इस कोक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, कोल से, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो मैं लास्ट सेकेंड कार्बन चैप्टर के अंदर रीड किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते तो उसमें से आपके पास कई सारी जो है वो आपके प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेंड होती हैं, 4 प्रोडक्ट्स आपके ऑब्टेंड होती हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो आपकी कोक कहलाती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। और इसलिए अमूमन तौर पर इसको कार्बन का एलोट्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कई सारे पर्पज़ में मकासद के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपके पास जो है एमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। तो यहाँ पर एलोट्रॉपी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर कहीं कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं ताकि उसको दोबारा से क्लियर किया जा सके।